तो बुमराह इंग्लैंड के सामने 4th टेस्ट मैच में हो गया या नहीं, और क्या ईश्वरन का डेब्यू हो सकता है? चलिए इन सवालों के जवाब इस वीडियो में देता हूं। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया 4th टेस्ट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, यानी कि प्रीव्यू करेंगे इस मैच का, और किस तरीके से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 हो सकती है, कंडीशंस कैसी हो सकती है, और साथ ही साथ कौन सा खतरा रह सकता है ये बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले प्लेइंग 11 की बात करते हैं। देखिए जायसवाल मेरे हिसाब से केएल राहुल के साथ ओपन करेंगे। अब दोनों को आप हटा ही नहीं सकते प्लेइंग 11 में से, क्योंकि आपके लिए ये डू और डाई मैच है। अगर आप ये हार जाते हैं तो सीरीज आप हार जाएंगे। जैसे में जायसवाल मेरे हिसाब से खेलेंगे। जायसवाल ने 233 रन अभी तक इस सीरीज में बनाए हैं, और केएल राहुल ने भी 375 रन अभी तक इस सीरीज में बनाए हैं। दोनों टॉप क्लास फॉर्म में है, जरूरत नहीं है ड्रॉप करने की। बट जब आप नंबर 3 की बात करते हैं तो करुण नायर, साई सुदर्शन और ईश्वरन का आपको नाम देखने को मिलता है, बिकॉज करुण नायर ने अभी तक अच्छा फॉर्म नहीं दिखाया है। मैं आपको आगे बताऊंगा इनको ड्रॉप क्यों किया जा सकता है और ईश्वरन क्यों खेल सकते हैं। शुभमन गिल जो कि मेरे हिसाब से लीडिंग रन स्कोरर है इस सीरीज में, सबसे ज्यादा रन इन्होंने बनाए हैं 607, ये अपनी 11 में जरूर रहेंगे। उसके बाद ऋषभ पंत 425 रन इस सीरीज में बनाए हैं, 5 नंबर इनसे कोई नहीं ले सकता। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी पे सवाल उठेंगे, और मैं आपको आगे बताऊंगा ये ड्रॉप क्यों हो सकते हैं और इनकी जगह कौन खेलेगा। उसके बाद रविंद्र जडेजा 327 रन बना चुके हैं और एक बढ़िया बैट्समैन का काम कर रहे हैं, बिकॉज 3 ही विकेट्स लिए अभी तक, तो उतना ज्यादा विकेट्स के मामले में अच्छे नहीं है, बट रन्स के मामले में एज ए टेंडर या आप ऐसा कह सकते हैं कि एज ए फिनिशर अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर जिन्होंने बॉलिंग से अच्छा किया है, 5 विकेट्स अभी तक लिए हैं और थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं, तो मुझे अभी भी इन पे भरोसा है थोड़ा सा। इसके बाद जसप्रीत बुमराह बहुत ही बढ़िया बॉलर है और 12 विकेट्स अभी तक इस सीरीज में ले चुके हैं, तीसरे या चौथे स्थान पे अभी लीडिंग विकेट टेकर्स की लिस्ट में। उसके बाद आकाशदीप जिन्होंने 11 विकेट्स लिए हैं वो भी इस 11 में रहेंगे, और साथ ही साथ मोहम्मद सिराज 13 विकेट्स के साथ इस लिस्ट में जरूर रहेंगे। और 13 विकेट्स मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा विकेट्स है इस सीरीज में जो भी किसी भी गेंदबाज ने लिए हैं। यह है एक प्रॉपर 11, किस तरीके से किस खिलाड़ी ने फॉर्म दिखाया वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एनकेआर और करुण नायर के ऊपर थोड़े से सवाल उठेंगे। अगर हम बात करें करुण नायर की तो 131 रन 6 मैचेस में, मतलब 6 इनिंग्स में अभी तक बनाया है। इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 52 का है, और उनका एवरेज मात्र और मात्र 21 का है। तो बिकॉज ऑफ एवरेज टेस्ट में यह जरूरी होता है, तो आपको एवरेज अच्छा नहीं है, आपको ड्रॉप किया जाएगा। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होगा। और बात करें ईश्वरन की तो डोमेस्टिक फॉर्म मेरे हिसाब से अच्छा रहा है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आईपीएल के ही खिलाड़ी को आपको मौका देना है, आप ऐसे भी खिलाड़ी को मौका दे सकते हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा किया है इंडियन लीग्स में। तो मेरा मानना है ईश्वरन को मौका मिल सकता है, या साई सुदर्शन परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं। दोनों में से एक को मौका जरूर मिलेगा। नीतीश कुमार रेड्डी ये भी ड्रॉप हो सकते हैं मेरे हिसाब से। अभी तक 45 रन बनाए हैं 4 इनिंग्स में, और 29 का स्ट्राइक रेट, 11 की एवरेज रही है। बहुत ही ज्यादा खराब फॉर्म है। अब देखिए अगर आप मतलब अच्छा फॉर्म दिखाएंगे तभी 11 में आप फिट बैठेंगे। अब एनकेआर की जगह एक्स्ट्रा पेस बॉलर खेल सकता है, क्यों खेल सकता है वो आपको आगे पता चलेगा, वीडियो में बने रहिए। अब यहाँ पे बुमराह के बारे में बात करूँ तो बुमराह जो है शायद खेल सकते हैं। अभी न्यूज यही निकल के आ रही है कि चौथे टेस्ट में बुमराह जरूर खेलेंगे, 5वें टेस्ट के बाद में देखेंगे, बट बुमराह अभी के लिए खेलने वाले हैं, वो फिट है। इसके बाद हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। अब ये ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा इंडिया कैसे जीत सकता है और क्या कुछ यहाँ पे हो चुका है हिस्ट्री में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया ओल्ड ट्रैफर्ड में कभी भी जीता नहीं है। असल में मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में ये मैच होने वाला है। यहाँ पे टीम इंडिया एक भी मैच हिस्ट्री में नहीं जीता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि पेसर्स बॉलर्स और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि फास्टर बॉलर ज्यादा चलेंगे शुरुआत में, और यहाँ पे पेस और बाउंस दोनों मिलता है। फर्स्ट बैटिंग जो करेगा टॉस जीत के उसको फायदा होगा, ये आपको साफ साफ ध्यान में रखना है। तो मेरे हिसाब से इंडिया अगर फर्स्ट बैटिंग लेती है तो आधा मैच वही जीत जाएगी, क्योंकि यहाँ अगर आप फर्स्ट बैटिंग लेते हैं तो बहुत बढ़िया होगा, वो आपको आगे पता चलेगा क्यों। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अभी तक इंडिया ने मेरे हिसाब से यहाँ पे 9 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 4 हारे हैं और 1 ही ड्रॉ हुआ है। जो यहाँ पे सक्सेसफुल टेस्ट में 4th इनिंग में रन चेज है वो है 294 रन का, जो कि 2008 में बना था। बस यही एक रन चेज यहाँ हुआ है अच्छे तरीके से, और हाईएस्ट रन चेज है शायद ये, इससे ज़्यादा रन चेज यहाँ हो नहीं सकता है। तो इसी की वजह से कह रहा हूँ फर्स्ट बैटिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। देन मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो विकेट है, यहाँ की जो पिच है वो स्पिनर्स को मदद करती है। कब करती है? जब वो थोड़ी सी ओल्ड पिच हो जाती है, चौथे या 5वें दिन यहाँ पे मदद होने लग जाती है स्पिनर्स को। अब मैं आपको बता दूं कि
लास्ट 10 मैचेस में यहाँ पे पेसर्स ने 247 विकेट्स, अगर हम देखें तो दोनों लेवल पे है, बट कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा कि फास्टर बॉलर्स ने ज़्यादा विकेट्स लिए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि फास्टर बॉलर ज़्यादा विकेट्स लेंगे। अब मैं आपको एवरेज स्कोर बता देता हूं कैसे किस इनिंग में रह सकता है। तो देखिए अभी तक जो मुझे पता चला है, एवरेज स्कोर 300 का रह सकता है फर्स्ट इनिंग में, 330 से लेकर 300 का। उसके बाद सेकेंड इनिंग में 200 से लेकर 300 का एवरेज स्कोर रह सकता है। उसके बाद थर्ड इनिंग में जो 250 से लेकर आप ऐसा कह सकते हैं कि 300 तक एवरेज स्कोर रह सकता है। और साथ ही साथ मेरे हिसाब से चौथे इनिंग में सिर्फ 155 या आप ऐसा कह सकते हैं 150 से लेकर 200 का एवरेज स्कोर रह सकता है। यही स्कोर यहाँ पे बन सकते हैं। ये कंडीशन ऐसी ही है, यहाँ पे आप चाहे कितना भी कहें लेकिन रन्स थोड़े कम बनते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया अगर इसका यूज़ करता है अच्छे से, मतलब इन स्टैट्स का, तो मेरे हिसाब से इंडिया जीतेगा। और जो भी टॉस जीतेगा, अगर आप मुझसे सवाल करेंगे तो मुझे लगता है वो पहले बैटिंग ही लेगा, चाहे इंग्लैंड हो या इंडिया हो, रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो। और पेसर्स और जो विकेट टेकर बॉलर्स है वो विकेट ज़रूर लेंगे। अब यहाँ पे एवरेज स्कोर बता दिया, थ्रेड्स बता देता हूँ क्या है। बहुत बड़े बड़े खतरे हैं इस मैच में। सबसे पहले जेमी स्मिथ जिन्होंने 415 रन बनाए हैं, 103 का इनका एवरेज रहा है इस सीरीज़ में और खतरनाक बैटिंग कर रहे हैं। इनको अगर आप निपटा देते हो तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। बाकी तो जो रूट ने भी एक शतक लगाया है, और कौन किस मैच में शतक लगा सकता है वो हम कह नहीं सकते। उसके बाद हैरी ब्रूक पे आपको ध्यान रखना है, 314 रन बनाए हैं और इनका 52 का एवरेज रहा है, मतलब एक्सीलेंट एवरेज रहा है अभी तक देखेंगे आप तो जो रूट हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ, ये तीनों बैट्समैन ने डोमिनेट किया हुआ है इस सीरीज को इंग्लैंड के लिए, तो कहीं ना कहीं इन पे आपको नज़र रखना है। ये थोड़े से बहुत बड़े खतरा बन सकते हैं। उसके बाद बेन स्टोक्स जिन्होंने बॉल से अच्छा किया है, क्योंकि 11 विकेट्स लिए हैं, इकोनॉमी 3 की ही रही है। बाकी बल्ले से 163 रन बनाया है, 27 का एवरेज रहा है। बैट थोड़ा सा शांत रहा है, बट अगर इनका भी बैट चले तो ये भी मैच इंडिया हार सकता है। उम्मीद मैं ऐसी नहीं करूँगा, बट कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स एक बड़े मैच के खिलाड़ी है, तो जो नेक्स्ट मैच होगा अगर ये इंग्लैंड जीत जाती है तो वो ईजिली इस सीरीज़ को जीत सकता है। उसके बाद जॉश टंग जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक, 11 विकेट्स लिए है, 4 की इकोनॉमी रही है 4 इनिंग्स में, यानी कि 2 ही मैचेस में अभी तक इन्होंने 4 की इकोनॉमी के साथ 11 विकेट्स लिए हैं। अब इससे ज़्यादा मतलब क्या ही कर सकता है खिलाड़ी। मैंने सब कुछ बता दिया कि खतरा क्या हो सकता है, पिच रिपोर्ट भी बता दी और साथ ही साथ बता दिया इंडिया 11 में क्या चेंजेस हो सकते हैं और सभी का फॉर्म भी बता दिया। इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। बाकी टीम इंडिया जीतेगा नहीं जीतेगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।